नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं आज चुनाव आयोग की। यहाँ पर हम सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं चुनाव आयोग की। आपकी 2 दिन से क्लास बंद चल रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। कारण ये था कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। हालांकि आज मैं आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं और आप सब लोगों से यही दुआ करूंगा कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ें अच्छे से, और मेरे पिताजी के लिए भी दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाएं। हालांकि अब वो ठीक हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि चुनाव आयोग के बारे में हम बात कर रहे थे। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका प्रावधान है? चुनाव आयोग का जिक्र है। कि सर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप कहेंगे सर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर कौन होंगे? जल्दी से बताइए। ज्ञानेश कुमार वर्तमान हो जाएंगे। ये चीज हमने पढ़ ली। बात आती है कि भैया अनुच्छेद जो 324 है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 324 में हमने नियुक्तियां भी पढ़ी थी। हालांकि हमने चुनाव का अधीक्षण, सर्वेक्षण, सुप्रिंटेंडेंस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, वो सारी चीजें हम अनुच्छेद 324 में ही पढ़ेंगे। तो मैं अनुच्छेद 324 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं ईवीएम के बारे में बात करूंगा कि ईवीएम की स्थापना कब हुई, ईवीएम का आविष्कार किसने किया, इन्वेंशन किसने किया, ईवीएम को रजिस्टर कब किया गया, ईवीएम में कितने यूनिट होती हैं, कितनी बैल्टिंग यूनिट होती हैं, कितने कैंडिडेट उसमें आ सकते हैं, कितने वोट पड़ सकते हैं, कौन सी कमेटी चुनाव आयोग से संबंधित है। इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हाँ सब ठीक है। अभी आपकी दुआएं हैं कि पिताजी अभी ठीक हैं। चलिए अभी हम मूव करते हैं क्लास की तरफ। यहाँ पर हम बात करेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से ये सारी चीजें आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है। इसमें लिखा है निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व। जैसे कि अनुच्छेद 324 में हमने पढ़ा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अनुच्छेद 324 में ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है कि सर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि सर चुनावों का सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल कौन से आर्टिकल में आता है? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 324 कहता है कि जो इलेक्शन का नियंत्रण है, अधीक्षण है, यानी कि क्षेत्र अधिकार, और भैया उन पर नियंत्रण या उनके लिए जो डायरेक्शंस, जो दिशा निर्देश होते हैं, वो कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे सर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। आपको 3 चीज याद रखनी है: अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये चुनावों का नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन कौन से आर्टिकल में है? कि भारत का निर्वाचन आयोग फेयर चुनाव कराएगा, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ठीक है, कहीं धांधली होती है तो उसे कैंसल करेगा। ये सारे प्रावधान कहां पर हैं? शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएगा, ठीक है। ये सारे प्रावधान, सारे प्रोविजन कहां पर लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 324 में। किसमें लिखे हुए हैं भैया? अनुच्छेद 324 में। इसमें लिखा है सुप्रिंटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन इन रिलेशन टू द इलेक्शन। कि चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग के जो अधिकार हैं वो अधीक्षण है कि कौन कौन से चुनाव करवाएंगे, निर्देशन दिए हुए हैं और नियंत्रण दिए हुए हैं। ठीक है जी। चलिए 17 तारीख वाली क्लास नहीं चल रही क्या? देख के बताओ जरा मुझे। चलिए अभी बता रहे हैं हैदर जी, बिल्कुल अभी बता रहे हैं। ठीक है भैया। चलिए मैं भैया कराऊंगा, अरमान खान साहब सारी चीजें कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि क्लास खत्म हो गई, पॉलिटी अभी खत्म हो गई, नहीं, इस मार्च चलेगी और मैं सारी चीजें ही आपको कराने वाला हूं, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 325 में क्या लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, किसी भी नागरिक को, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बात करेंगे कि सर धर्म, जाति, लिंग,
के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में शामिल करने और इसके आधार पर मतदाता के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान दिया हुआ है। प्रोविजन नॉट टू इंक्लूड एनी पर्टिकुलर पर्सन in the voter list on the basis of religion, caste or gender and not to be disqualify him for voting on the basis of these। यानी कि अनुच्छेद 325 के आधार पर ना तो किसी को उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर ना तो मतदाता सूची से हटाया जाएगा ना मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, यहां पर सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चल रही है 17 वाली, दिखाना। देखिए राज्यपाल वाली क्लास थी, यहां तो कंटिन्यू चल रही है, हो सकता है आपके फोन में दिक्कत हो। चलिए बहुत बढ़िया। यहां हम लोग बात करते हैं कि सर ये बताएं कि अनुच्छेद 325 की बात होगी तो इसमें लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर ना तो मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और न इस आधार पर मतदाता सूची से निकाला जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। एक भैया कह रहे हैं सर कि आपकी जो येलो बुक है गजब है, अभी 36 स्कोर कर पा रहा हूं, थैंक यू सो मच सर। जिगर बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से वो बुक बनाई गई है और आपके बेसिक को बहुत स्ट्रांग वो आपको बना देती है। चलिए फिलहाल हम लौटते हैं अपने आर्टिकल्स पर। मैंने 2 आर्टिकल की चर्चा की। अनुच्छेद 324 में लिखा था कि चुनावों का सुप्रिंटेंडेंस कैसे होगा, डायरेक्शंस कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, ये सारा प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया हुआ था। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं तो आप क्या बताइएगा कि सर 325 में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में ना तो शामिल किया जाएगा और ना ही भैया इस आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, ना ही इस आधार पर निकाला जाएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा, हालांकि ये पीडीएफ में दे दिया था मैंने, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 326 की। 326 में क्या लिखा हुआ है? 326 कहता है कि भैया इसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। यानी कि 326 में वोट देने का अधिकार भी दिया हुआ है कि जो 18 साल का हो चुका है, जो 18 साल का है उसे वोट देने का अधिकार होगा। क्या होगा? वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, वोट देने का अधिकार। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर 326 में जब वोट देने का अधिकार है तो ये संवैधानिक अधिकार है क्या, ये राजनीतिक अधिकार है क्या? ये भैया कॉन्स्टिट्यूशनल है, राजनीतिक है, कौन सा होगा? आप कहेंगे सर वोट देने का अधिकार भले ही 326 में है लेकिन ये संवैधानिक नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, जिसका प्रावधान अनुच्छेदों में दिया होता है, जिनके प्रोविजन आर्टिकल्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, संवैधानिक होते हैं। और यहां पर तो अनुच्छेद 326 में लिखा है कि जो वयस्क है, जो 18 साल का है, जो अडल्ट है, वो वोट दे सकता है, ऐसा लिखा अनुच्छेद 326 में। लेकिन भाग 15 वोट देने के अधिकार पर मौन है। पार्ट 15 में कहीं नहीं लिखा कि वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए जो वोट देने का अधिकार है ना, इसे राजनीतिक अधिकार कहा गया है कि ये क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है। आप कहेंगे सर ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर ये राजनीतिक अधिकार है। चलिए आप क्या कहेंगे सर, ये क्या हो जाएगा? ये राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राजनीतिक अधिकार। आप कहेंगे इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज कह सकते हैं, फ्रांसिस कह सकते हैं, इसको सफरेज ही लिख लीजिए। ठीक है, इसको यहां पर सफरेज ही लिख लीजिए। बहुत जरूरी हैं ये चीजें, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर आप लोग कहेंगे सर सफरेज। ठीक है जी, आप कहेंगे सर सफरेज, एडल्ट सफरेज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा है। ये भैया डीपी
PYQ है, PYQ ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिल्ली पुलिस में, जो 2024 वाला था उसमें। ठीक है, ये प्रश्न आपका पूछा था, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिखिए कि ये पूछा गया है कि वोट देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। आप कहेंगे सर राइट टू वोट किस आर्टिकल में गिवन है, तो आप कहेंगे सर ये किस में दिया हुआ है, तो ये आप लोग यहां पर देख लेना, अनुच्छेद 326। चलिए बहुत बढ़िया। क्या यहां तक आप लोग लिख लिए? क्या यहां पर आप लोग लिख लिए कि आपने पढ़ा कि सर लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होंगे, यानी कि जो 18 साल का है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट कर सकता है। ऐसा प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 326 में। क्या ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है? क्या ये पिछले साल किसी एग्जाम में आया है? बिल्कुल, ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कब पूछा गया था? 2024 में। कब? 2024 में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब, शानदार भैया, दिल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसको यहां तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए मैं बता देता हूँ ये किस में पूछा है, मैं किस में पूछा है। तो ये दिल्ली पुलिस का जो दिल्ली पुलिस में एसआई होता है ना, सीपीओ के माध्यम से, जो सीपीओ के माध्यम से होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उसमें पूछा गया था ये 27 जून 2024 में। ठीक है जी, 27 जून 2024 में। ठीक है जी, कब का है ये? 27 जून 2024 का। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 327। 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद कानून बनाने की शक्ति। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर। विधायिका कह लें या संसद कह लें, एक ही बात है। यहां पर संसद भी लिख सकते थे कि भैया विधायिका यानी कि मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। अब यहां पर विधायिका जो है वो संसद के चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है। संसद में लोकसभा से संबंधित चुनाव, लोकसभा राज्यसभा से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2023 में है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में। ठीक है, अक्टूबर 2023, 4 अक्टूबर 2023। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं? तो आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिएगा, यहां पर आप लोग मुझे बताइएगा कि सर ये बताएंगे सर यहां पर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर, यानी कि यहां पर संसद जो है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका को बोल रहे हैं, विधायिका जो कानून बना रही है, हालांकि संसद को ही विधायिका कहते हैं क्योंकि इसमें मंत्री परिषद होती है। चलिए हिस्ट्री भैया इसके बाद खत्म हो जाए, जैसे ये पॉलिटी खत्म होगी हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पारुल मैम हिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैं एडवांस में दे रहा हूँ पीडीएफ, तो मैं एडवांस में दे रहा हूँ पीडीएफ। तो अब ये क्लास डेली 12:05 पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।
लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर किसी राज्य के विधानमंडल को उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक लॉज फॉर देयर इलेक्शन। जैसे कि विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसके लिए कानून कौन बनाएगा? क्या संसद बनाएगी? नहीं, विधानमंडल, यानी कि विधानसभा में जो विधानमंडल है या राज्य की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया जाएगा भैया? कानून बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? कानून बनाया जाएगा। चलिए, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है मेरे लाल, ये पूछे जाते हैं। ये सभी आर्टिकल आपके, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो, आपका सीपीओ का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। इनको आप गांठ बांध लेना, लिख लेना, लिख लेना भैया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। लिख लिया आपने। आगे बात करते हैं। यहां तक सभी भैया लिख चुके होंगे, सभी बहनों ने लिख लिया होगा कि भैया अगर संसद कानून बनाएगी तो वो लोकसभा राज्यसभा के लिए बनाएगी, और वो कानून बनाने का अधिकार किस में दिया? 327 में। जबकि अगर मैं बात करूं कि सर 328 में लिखा है कि किसी के राज्य विधानमंडल के द्वारा उस राज्य के लिए चुनाव से संबंधित कानून है बनाने की शक्ति दी हुई है। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 329 कहता है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। बहुत अच्छा है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें न्यायालय चुनाव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। देखिए यहां पर वैन होगा, वैन टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि बैन का मतलब है कि इंटरफेयर नहीं करेगा। कि भाई ये मामला चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है, एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, उसको ये अधिकार है कि वो चुनाव से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा कर सकती है। तो फिर किसके चुनाव के विवाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद का निपटारा करने के लिए अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव का विवाद अनुच्छेद 71 में है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस लेता है। लेकिन और किसी के इलेक्शन में जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इंटरफेयर करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक निष्पक्ष, एक अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब ये आर्टिकल याद करने का तरीका मैं बताता हूं। मैं एक विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर चुका हूं और मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों को ये याद कैसे करना है। जब एक स्टूडेंट पढ़ता है ना तो उसकी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो उसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं कि आप जो है इसको लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। अनुच्छेद जितने भी होंगे उन्हें लिख लिख कर याद करो। अब जैसे मैंने बताया अनुच्छेद 327 में क्या था कि जो संसद है वो लोकसभा राज्यसभा से संबंधित चुनावों के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 328 में क्या लिखा है? जो भैया राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो भैया विधानसभा विधान परिषद के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जी ईवीएम की। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात कर लेते हैं। तेज बोलूं भैया? इससे तेज क्या ही बोलूंगा, बहुत तेज बोल रहा हूं मैं तो। चलिए अब बात यहां पर आती है कि सर 25 जनवरी तो मैंने आपको बता ही दिया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। चुनावों की सूचना मैंने बताया था, लोकसभा प्लस राज्यसभा के चुनावों की सूचना राष्ट्रपति करते हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद के चुनावों की सूचना राज्यपाल करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिए थे। बात आती है समितियों से। यहां से हम लोग पढ़ेंगे
इंपॉर्टेंट है कि BN तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ, BN तारकुंडे समिति कब बनाई गई थी। BN तारकुंडे के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसे BN तारकुंडे समिति कहा गया कि सर इसके जो अध्यक्ष थे वो BN तारकुंडे थे। BN तारकुंडे समिति के अध्यक्ष थे BN तारकुंडे। इस समिति का गठन 1980 में हुआ। इस समिति की सबसे पहली सिफारिश जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सिफारिश ये है, कौन सी सिफारिश है कि जो मतदाता की आयु है पहले वो कितनी थी 21 वर्ष, लेकिन BN तारकुंडे समिति ने कहा कि मतदाता की आयु, वोटर की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। क्या कर दी जाए, 18 वर्ष कर दी जाए। अब यहां पर बात आ गई कि सर इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी कि वोटर एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। कि किसकी सिफारिश पर 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 हुआ। तब इसमें भी विवाद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 1989 होना चाहिए, 1989 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। चलिए, आप कहेंगे सर अगर बात आती कि लागू करने की तो आप कह सकते थे लागू इंप्लीमेंट कब किया गया, 1989 में, इसलिए बहुत सारे किताबों में इसे 1989 लिख दिया है, 1989 लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे सर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया कि जो BN तारकुंडे समिति है, BN तारकुंडे समिति का गठन 1980 में किया गया था। इसकी पहली सिफारिश थी कि मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, और इसीलिए एक भैया 61वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 1988 में, जिसके माध्यम से मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है जो स्थानीय चुनाव कराएगा। क्या होगा जी, आप कहेंगे सर इसका काम क्या है, आप कहेंगे सर ये तो स्थानीय चुनाव कराता है। क्या कराता है, स्थानीय चुनाव, लोकल इलेक्शन। स्थानीय चुनाव किसके द्वारा होते हैं, आप कहेंगे सर लोकल इलेक्शन, लोकल इलेक्शन। ठीक है जी, लोकल इलेक्शंस कि सर जैसे कि नगर पालिका के चुनाव हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, ये कौन कराता है, तो ये जो इलेक्शंस हैं वो राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, चलिए बहुत, हाँ जी, इसको अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलें कि सर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल में, 243 के, 243 के। अंचित जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश में हमें तो 61वां 1939 बताया था। कैसी बात कर रहे हैं रचना मेरी बहन, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि 1939 बता दिया जाएगा। 1939 में तो हमारा संविधान भी नहीं बना था, तो हम फिर संशोधन कैसे कर लेते हैं। चलिए लिख लिए कि BN तारकुंडे समिति कब बनी थी, 1988 में। इसकी सिफारिश थी कि 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु कर दी जाए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी जाए, और इन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाई जाए, यानी कि मेकिंग द इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर्स। अब आप लोग मुझे बताइए चुनाव आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था कब बना था, आप कहेंगे सर दिल्ली पुलिस 4 अक्टूबर 2023 में। ये PYQ है, PYQ है। आप कहेंगे सर ये PYQ है, कांस्टेबल का था, ये ऐसा ही नहीं था, ये कांस्टेबल था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, PYQ है। उसमें पूछा गया था कि चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था कब बनी थी, आप कहेंगे सर 16 अक्टूबर 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 में। ठीक है जी, चलिए तो 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ है,
आप मुझे बताएंगे कि सर 16 अक्टूबर 1989 में क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे कि भैया चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बनी थी जिसकी सिफारिश BN तारकुंडे समिति ने की थी। उम्मीदवारों का व्यय खर्च लेखा जोखा रखना कि भैया कौन कैंडिडेट कितना रुपया खर्च कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट कितना रुपया खर्च कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है कि सर ये बताइए मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब किसमें लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है किसमें, तो आप कहेंगे सर BN तारकुंडे समिति की सिफारिश में। रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय आपने देखा होगा ना कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार झाड़ू साफ, ऐसे करके जो वो लिखे रहते हैं, जो ये एड्स आते हैं, ये जो कौन से समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? हाँ जी, ये भैया ये जो है 1988 है, 88 है, 80 थोड़ी है। इतना तो गंदा नहीं लिखा है कि आपको ये 80 दिख रहा होगा, ये 88 लिखा है, ये 89 लिखा है। चलिए हमने बात कर ली कि सर ये समितियां किसकी थी? BN तारकुंडे समिति की। अब दिनेश गोस्वामी समिति, अच्छा कभी कभी ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जिसका संबंध चुनाव आयोग से है? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर दिनेश गोस्वामी समिति है, BN तारकुंडे समिति है। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछ लेता है। आप कहेंगे दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 में हुआ और इन्होंने ही ईवीएम की सिफारिश की थी। यूज ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है जी, इसे हम क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि भैया ईवीएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। ये तो 4 अक्टूबर 2023 में पूछा गया है, ये तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। हाँ जी, BN तारकुंडे समिति का गठन 1980 में हुआ है। ठीक है, समझ गए। इन्होंने जो सिफारिश की थी तो वो 88 में हुआ था, संशोधन 89 में लागू हुआ था। इनको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? ये क्या कह रहे हैं 1 अक्टूबर दिखाना भाई। नीलेश कह रहे हैं सर 1 अक्टूबर 1989 लिखा है, बहुत तेज घूंसा मारेंगे। 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना था। फिर 1 जनवरी 1990 में फिर से उसे एक सदस्य संस्था बना दिया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 में दोबारा से उसे बहुसदस्य संस्था बना दिया था। मुझे लग रहा है आप नोट्स फिर पढ़ नहीं रहे, रिवीजन फिर आप ध्यान से नहीं कर रहे मेरे लाल, फिर तो गड़बड़ वाली बात है। फिर तो आप एक काम करो, अपने आप को घूंसे मार लो। हैं मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने साफ साफ लिखवाया निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्य संस्था बना था 16 अक्टूबर 1989। फिर 1 जनवरी 1990 में पुनः बहुसदस्य संस्था से एक सदस्य संस्था बना दिया। उसके बाद फिर से 1 अक्टूबर 1993 में दोबारा से बहुसदस्य संस्था बना दिया। ठीक है, समझ गए? चलिए लिख लिया आप लोगों ने, आगे बात करते हैं। आगे बात आती है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने और क्या कहा था कि मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र होना चाहिए, कि भैया जो वोटर आईडी कार्ड है ना उस पर आपका सबसे ओरिजिनल फोटो लगना चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? यह दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था। अगर आपको किसी का ओरिजिनल फोटो देखना है ना तो वोटर आईडी कार्ड पर देखो, क्योंकि मोबाइल में हर जगह ना उस पर क्या हो जाता है, उसको एडिट कर लेते हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड पर ओरिजिनल फोटो मिलता है। चलिए तो आप कहेंगे सर वोटर आईडी कार्ड विद फोटो, इसकी सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। ठीक है, और दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि रिक्त स्थान 6 माह में भर जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी प्रधान की मृत्यु हो गई,
उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो 6 महीने के अंदर अंदर वाई इलेक्शन हो जाने चाहिए, मध्य चुनाव उसे बोलते हैं। कोई सांसद मर गया तो उसका चुनाव भी भैया वाई इलेक्शन हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। कितने? 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है के संथानम समिति। आप कहेंगे सर के संथानम समिति कब बनाई गई थी? 1964 में बनाई गई थी। कब? 1964 में के संथानम समिति का गठन किया गया था, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार प्रतिभा मेरी बहन। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने ये लिखा कि के संतानम समिति 1964 में बनी थी कि उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की सिफारिश की कि भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे हो। जैसे मान लो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की योग्यता है ही नहीं पढ़ा लिखा हो, कहीं नहीं लिखा। मैंने लिखवाया क्या कि भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो या कुछ? मैंने ऐसा नहीं बोला ना। मैंने बोला भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बस। मैंने कहीं भी नहीं बोला कि पढ़ा लिखा हो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि उम्मीदवारों के लिए कम से कम कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो होनी चाहिए। ठीक है, कि कुछ पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड फॉर दी कैंडिडेट्स, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कम से कम कुछ तो एजुकेशन होनी चाहिए। कम से कम 5वीं रख दो, 8वीं रख दो, ठीक है, कुछ तो रख दो। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा कि संथानम समिति 1964 उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की सिफारिश की किसने की थी? तो के संथानम समिति ने की थी। भैया आपने राज्यसभा मैंने एक बच्चा पूछ रहा है, इनका नाम है सुभज्ञा मिश्रा, ये कह रहे हैं 333 सीट लिखवाई। मैंने वहां निर्वाचित लिखवाई है, निर्वाचित लिखवाई है राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। अगर केवल राज्य से पूछेगा तब आप कहेंगे 225, यूटी से पूछेगा 8, कुल मिलाकर निर्वाचन कितनों का हुआ? 233 सीटों पर हुआ है। ये आरोप मत लगाया करो बेटा, मैं बहुत प्यार से बहुत सारी चीजें पूरी डिटेल में कराता हूं, पूरी डिटेल में कराता हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है ईवीएम की। अब बात आती है ईवीएम की कि भैया ईवीएम के बारे में हम बात करेंगे। ईवीएम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैंने अभी लिख भी दिया था इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक। मैंने स्पेलिंग पीछे गलत लिखी है क्या? नहीं, यहां ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अब बात आती है सर इसका आविष्कार इन्वेंशन किसने किया है? तो आप कहेंगे सर इसका इन्वेंशन किसने किया था? आप कहेंगे सर एम बी हनीफा ने। किसने इन्वेंशन किसने किया है? आप कहेंगे सर एम बी हनीफा। कौन? एम बी हनीफा एक इंजीनियर थे, एक इंजीनियर थे एम बी हनीफा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे। क्या करते थे? एक इंजीनियर थे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जिन्होंने ईवीएम बनाई। क्या बनाई? ईवीएम बनाई। और इस ईवीएम का जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है, वो किया गया था 15 अक्टूबर 1980 में। लेकिन जैसे होता नहीं कि भाई ये जो है एक्सपो लगा हुआ है, यहां पर ये चीज दिखाई जा रही है, यहां पर इतनी प्रदर्शनी लगी हुई है, तो सबसे पहले ईवीएम जो मशीन दिखाई गई थी, हाँ, वो कब दिखाई गई थी? तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि 1979 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया गया, प्रेजेंट की गई। सबसे पहले ईवीएम का जो प्रयोग है 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में, जो थरूर विधानसभा है उसके कुछ पोलिंग स्टेशन पर, एट सम पोलिंग स्टेशन इन थरूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग द केरला असेंबली इलेक्शन, कि केरल विधानसभा चुनाव के समय में थरूर विधानसभा की कुछ पोलिंग स्टेशन पर पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है कि सर ईवीएम पहली बार कब पंजीकृत हुई थी? 15 अक्टूबर 1980। पंजीकृत का मतलब है कि भैया उसने डोमेन खरीद लिया कि ईवीएम जो है कि ये किसने बनाई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये पहली बार कब दिखाया गया?
1979 में, और 1979, और फिर इसको रजिस्टर कर लिया 1980 में। बनाई किसने थी? एमबी हनीफा ने। पहली बार प्रयोग कब हुआ? 1982 में। कहां पर? केरल विधानसभा। केरल विधानसभा चुनाव के किस विधानसभा क्षेत्र में? थरूर विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार भैया, बहुत गजब। आगे बात कर लें। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप लोग लिखते चलेंगे अच्छे से, सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे चल लेते हैं कि सर ये बताएं कि 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तीन राज्यों के जो चुनाव थे, उन तीन राज्यों के चुनाव में कुछ चुनावों में क्या किया गया था, इसका भैया प्रयोग किया गया था। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया कि भैया 1998 में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहली बार इसका प्रयोग क्या किया गया भैया? विभिन्न। आप कहेंगे सर विभिन्न, ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे विभिन्न, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। ठीक है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीट चुनाव नहीं हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के, लेकिन कुछ कुछ चुनाव क्षेत्रों में प्रयोग हुआ। लेकिन पहला पहला विधानसभा चुनाव जो कंप्लीट ईवीएम से कराया गया था वो था गोवा। कि सर जो कंप्लीट विधानसभा चुनाव है वो कब हुआ और किस राज्य का हुआ? तो गोवा विधानसभा चुनाव जून 1999 में संपूर्ण ईवीएम से ही कराया गया। फिर ईवीएम का लोकसभा में प्रयोग किया गया मई 2014 में। 14वीं लोकसभा के चुनाव ईवीएम से करवाए गए। किससे? कि जो 14वीं लोकसभा थी 2004 में, ठीक है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भैया ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम की जो बैल्टिंग यूनिट होती है उसमें 16 प्रत्याशी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक ईवीएम है, उसमें ये कमल का फूल है, ये झाड़ू है, ये कांग्रेस का निशान है हाथ, और ये भैया सीपीआई एम है। ऐसे करके जो कैंडिडेट की लिस्ट रहती है, पहली बैल्टिंग यूनिट पर 16 प्रत्याशियों की रहती है। कितने? 16 प्रत्याशियों की रहती है, 16 कैंडिडेट की होती है। और एक ईवीएम में 4 बैल्टिंग यूनिट लग सकती हैं। ये तो 16 प्रत्याशी एक बैल्टिंग यूनिट में हो गए, और एक ईवीएम में 4 बैल्टिंग यूनिट लग सकती हैं। यानी कि एक ईवीएम में कितने प्रत्याशी रजिस्टर हो सकते हैं? 64। 16 चौका 64। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पारूर वो मिस्टेक हो गई होगी भैया, है ना? है ना भैया? थरूर विधानसभा का पुलिस स्टेशन नाम है, थरूर विधानसभा क्षेत्र। माय डियर, प्लीज थोड़ा सा सम रेस्पेक्ट। अगर टीचर पढ़ा रहा है रिसर्च करके आया होगा, ऐसे ही थोड़ी आपकी क्लास में आ गया होगा। ठीक है, अगर अजय मेरे लाल, मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तभी तो मैं क्लास में आ रहा हूँ, है ना? मैं रिसर्च करके आया हूं। केरल विधानसभा है, उसके थरूर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पोलिंग स्टेशन का नाम पारुल या परुल, परुल भी है और पारुल भी है। ठीक है, तो परुल उसको विधानसभा क्षेत्र जहां पर सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग 1982 में हुआ। ठीक है, लेकिन हमेशा विधानसभा क्षेत्र आता है, पोलिंग स्टेशन का नाम नहीं आता। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र था थरूर विधानसभा क्षेत्र केरल का। चलिए अब बात करेंगे, कुल 4 वेल्टिंग यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती है मेरे लाल? 4 वेल्टिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं, जिसमें अधिकतम 64 प्रत्याशी एक ईवीएम में हो सकते हैं। कि 64 प्रत्याशी एक क्षेत्र में, यदि 64 प्रत्याशी खड़े हैं तो ईवीएम में उनका यूज हो सकता है। लेकिन 64 प्रत्याशी कहां खड़े होते हैं? कहां खड़े होते हैं 64 प्रत्याशी? चलिए लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है भैया, आगे हम बात करेंगे, यहां तक आप इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए, हाँ जी, लिख लिया।
कि 4 बैल्टिंग यूनिट जोड़ी जा सकती हैं। एक बैल्टिंग यूनिट में 16 प्रत्याशी होते हैं। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग मई 2004 में किया गया था, 14वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। संविधान पर पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। हालांकि किए थे नेहरू जी ने, लेकिन माने गए हैं किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। चलिए अब बात करते हैं कि एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते हैं। कि जो एक ईवीएम है इसमें 3840 वोट डाले जाते हैं। अब आप कहोगे किसी गांव में 3840 वोट से ज्यादा हुए तब, तो वहां पर एक पोलिंग स्टेशन नहीं होगा, कई सारे पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, कई सारे पोलिंग स्टेशन बना दिए जाएंगे। ठीक है, मान लो कि भैया किसी गांव की पोलिंग जो है वो 5000 है, तो वहां पर क्या एक ही पोलिंग वो एक ही ईवीएम होगी? नहीं, हो सकता है वहां 2 या 3 पोलिंग स्टेशन बना दिए जाएं, हो सकता है 2 या 3 पोलिंग स्टेशन बना दिए जाएं। ठीक है, आगे बात करेंगे। ईवीएम, भारत ईवीएम को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है, केन्या जैसे देशों को क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। ठीक है जी, बेच रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर केन्या जैसे देशों को निर्यात कर रहा है। निर्यात मतलब बेच रहा है, कर रहा है। ठीक है, कि जो नेपाल है, भूटान, नामीबिया, फिजी, केन्या, ये ईवीएम कहां से खरीद रहे हैं? भारत से। ईवीएम का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, अब सरकार द्वारा 2014 में लोकसभा और या ऐसे कह सकते हैं कि भैया यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर, चलिए मुझे बताइए कि सर ये बताएं, लोकसभा विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की अधिकतम राशि बढ़ा दी। जैसे लोकसभा की राशि पहले 40 लाख हुआ करती थी लोकसभा चुनाव लड़ने की, अब वो कितनी कर दी? 70 लाख। और विधानसभा चुनाव में जो छोटे राज्य हैं उनके लिए 54 लाख रुपए किया गया है। कितना कर दिया? 54 लाख रुपए कर दिया गया। कि 2014 से ये नियम बन गया कि यदि लोकसभा का चुनाव है, यदि लोकसभा चुनाव है तो पहले 40 लाख होते थे, और अब 2014 से एक प्रत्याशी 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है। क्या 70 लाख होते हैं? कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, विधानसभा चुनाव में जो छोटे राज्य हैं वो 54 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। कितने? 54 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी विधानसभा के लिए मैं आगे बताऊंगा, ये लोकसभा चुनाव के खर्चे की बात हो रही है कि सर लोकसभा में जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र है वो 70 लाख रुपए अधिकतम, जो छोटे राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, गोवा, वो 54 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर विधानसभा के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव है यहां पर 16 लाख रुपए से यहां पर क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो सकता है? विधानसभा के चुनाव में 16 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिए, और जो पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य वहां पर 20 लाख रुपए कर दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लेना। यहां पर चाहो तो इसको जो है हाइड कर सकते हो विधानसभा के चुनाव को, क्योंकि मैंने आगे लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, और उसके बाद यहां पर। ठीक है, कि ये सारी चीजें थी और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब बात आएगी सर नेशनल पार्टी कितनी है? 20 लाख। ये 20 लाख रुपए हैं। ठीक है, कि पूर्वोत्तर इसके लिए कितने रुपए हैं? 20 लाख रुपए हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी गौतम जी वो आती है आपकी हिस्ट्री में, और वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाती है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भैया ये तो आपने सारी चीजें लिख ली, अब मैं बताऊं ये सिर्फ दिखावटी चीजें हैं, वरना कई कई करोड़ रुपए खर्च हो। लोकसभा के चुनाव में केवल 70 लाख रुपए खर्च होगा, कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जाता है भैया। चलिए अब बात आती है सर कुल नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी है 6, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, एनसीपी और भैया एनसीपी। ये आईएनसी है, ये एनसीपी है। ठीक है, ये भैया नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टी कितनी है जी? आप कहेंगे सर नेशनल पार्टी,
आप मुझे बताइएगा नेशनल पार्टी ये जो है 25 फरवरी 2025 के डाटा के अनुसार बता रहा हूं, के अनुसार अनुसार कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, 6। लिख लिया भैया यहाँ तक? चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा। अब हम पढ़ेंगे राजभाषा, बहुत अच्छा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और मेरा प्रयास है कि आप लोग अच्छे से इनको लिखते हुए चलेंगे। घड़ी है ये, घड़ी सिंबल, ठीक है, वो नहीं दीवाल घड़ी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों का सहयोग, और आपने जो दुआएं की पिताजी के लिए, वो भी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पेशेंस रखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।